नमस्कार, मैं हूं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूले। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली की तर्ज पर उदयपुर में कार से युवक को घसीटने का मामला आया सामने। कार सवार 5 युवकों ने 200 मीटर तक युवक को घसीटने से युवक की हुई मौत। उठने लगे कई सवाल। बिजली नहीं तो सहेलियों की बाड़ी में नहीं चलते हैं फव्वारे। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है पर्यटकों को। आखिरकार पीडब्ल्यूडी के पास बजट होने के बाद भी वहां पर क्यों नहीं लगाया जाता जनरेटर। अडानी मामले में कांग्रेसियों ने किया एलआईसी के बाहर प्रदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर चंद लोगों को पनपाने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में बीते दिनों अंजलि को कार सवार युवकों ने 14 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा था। इससे अंजलि की मौत हो गई। वहीं उदयपुर शहर के घंटाघर थाना इलाके से ऐसी ही एक भयावह घटना सामने आई है, जिसमें कार सवार 5 युवकों ने एक युवक को 200 मीटर से ज्यादा घसीटा। इससे उसने भी दम तोड़ दिया। हालांकि यह घटना शनिवार रात की बताई जा रही है, लेकिन सोमवार को सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो सका। हेमराज मेघवाल नाम के युवक को कार सवार 5 युवकों ने 200 मीटर से ज्यादा अपनी कार से घसीटा, लेकिन हेमराज मेघवाल के माता पिता नहीं है और अत्यधिक गरीब होने से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज देखने से रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं कि किस बेरहमी से 5 युवकों ने इसे घसीटा। इस घटना के बाद हेमराज मेघवाल ने दम तोड़ दिया। इसके बाद हेमराज मेघवाल के शव को एमबी हॉस्पिटल में रखवाया गया। सोमवार को शव का अंतिम संस्कार के लिए वैकुंठ धाम सेवा संस्थान को सौंप दिया गया। पुलिस को जब इस बात का पहले से पता था कि हेमराज मेघवाल के माता पिता पहले से ही मर चुके हैं और वह स्वयं भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा है, ऐसे में पुलिस ने भी इस मामले को हल्के में लिया। लेकिन हेमराज की मौत के बाद कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। पहला सवाल कि कार में वे कौन लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दूसरा सवाल ये है कि कार में सवार 5 लोगों की मंशा क्या थी। क्या हेमराज मेघवाल उनकी कार से टकरा गया था या जानबूझकर उसे कार से टक्कर मारी गई। तीसरा सवाल ये कि अगर जानबूझकर टक्कर मारी गई तो इसके पीछे आरोपी की मंशा क्या थी। चौथा सवाल, क्या पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि हेमराज मेघवाल के माता पिता की मौत के बाद हेमराज मेघवाल के पास कितनी जायदाद है या फिर कितनी जमीन का मालिक है। ऐसे कई सवाल है जो कि हेमराज मेघवाल की मौत के बाद उठते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि पुलिस ने आखिरकार इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। इसी तरह का केस दिल्ली में हो जाए तो दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में आग लग जाती है और कई जगह पर आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रदर्शन भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाला कोई धनी धोरी नहीं है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। उदयपुर की पहचान यहाँ की झीलों के साथ कई ऐतिहासिक स्थलों के नाम से भी है। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध स्थल सहेलियों का बाड़ी है। जो भी पर्यटक लेक सिटी में घूमने के लिए आता है उसकी लिस्ट में सहेलियों की बाड़ी का नाम जरूर शामिल होता है। इस बाग में कमल के तालाब, फव्वारे, संगमरमर के हाथी और कियोस्क बने हुए हैं। इस उद्यान की मुख्य खासियत यहाँ के फव्वारे हैं, जो आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। लेकिन सोचिए, जब ये फव्वारे ही बंद हो जाएंगे तो क्या रौनक रहेगी सहेलियों की बाड़ी की। सहेलियों की बाड़ी का आकर्षण केंद्र यहाँ के फव्वारे इलेक्ट्रिसिटी चले जाने पर बंद हो जाते हैं और घंटों घंटों बंद पड़े रहते हैं। ऐसे में लगता है मानो वो भी कई सालों से एक जनरेटर की व्यवस्था की मांग कर रहे हो, क्योंकि इस ऐतिहासिक स्थल की पहचान ही यहाँ के फव्वारे से है। अब पीडब्ल्यूडी विभाग एक जनरेटर की व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो आखिरकार जब भी राशि जारी होती है तो वह किस पर खर्च की जाती है। जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो पर्यटक घंटों घंटों तक इंतजार करते हैं कि वह कब चलते हुए फव्वारों का फोटो लेंगे। इसके साथ ही सहेलियों की बाड़ी में स्थित कलाकंद, जहाँ पर कई राजा महाराजाओं की कई ऐतिहासिक तस्वीरें लगी है, ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक इनको देखने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन लाइट चले जाने से यहाँ भी अंधेरा हो जाता है और पर्यटकों को मायूस लौटना पड़ता है। आखिर विभाग इतने सालों से क्यों जनरेटर की व्यवस्था नहीं कर सका, जबकि यहाँ पर्यटकों का आना लगातार बना रहता है।
इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसआई अशोक कुमार शर्मा से बात की तो उनका कहना है कि सहेलियों की बाड़ी में आकर्षण का केंद्र फव्वारे हैं। ऐसे में जनरेटर की व्यवस्था न होने के कारण फव्वारे कभी कभी बंद हो जाते हैं। आने वाले बजट में जारी की गई राशि में हमारी ओर से कोशिश की जाएगी कि जल्द ही सहेलियों की बाड़ी में एक जनरेटर की व्यवस्था जल्द लागू की जाए, जिससे पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी झेलना ना पड़े। अब यह देखना होगा कि आखिरकार कब पीडब्ल्यूडी विभाग कब जागता है और कब यहाँ एक जनरेटर की व्यवस्था हो सकती है। बातें तो सभी अधिकारी करते हैं, जल्द व्यवस्था लागू की जाएगी, लेकिन सालों तक ऐसे काम कागज में ही नजर आते हैं। उदयपुर में सोमवार को देहात जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दहली गेट स्थित LIC कार्यालय के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मोदी सरकार पर आरोप लगाए। देहात जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष लाल सिंह जाला ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार अपने करीबी दोस्तों और चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति से पूरे देश विशेषकर मध्यम वर्ग चिंतित है। मोदी सरकार ने अडानी समूह में LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों और बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश ने भारत के निवेशकों और LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और SBI के 45 करोड़ खातेदारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ऐसे में LIC ने 39 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों को 33 करोड़ 60 लाख का नुकसान हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को भारी मात्रा में ऋण दिया है। अडानी समूह पर भारतीय बैंकों का लगभग 80 करोड़ बकाया है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर आज देहात जिला कांग्रेस द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार चुनिंदा लोगों को पनपाने का काम कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार को जनता की नहीं बल्कि चुनिंदा लोगों की चिंता है। जैसा कि विदित है कि मोदी सरकार अपने सेहतों को और पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों के लिए और SBI के 45 करोड़ जो है खातेदारकों के लिए जिस तरह से एक संदेह का वातावरण पैदा कर दिया है, और ये जिस तरह से पूंजीपतियों को फायदा करने के लिए LIC के 33,000 करोड़ का नुकसान जिस तरह से हो रहा है और SBI के 80,000 करोड़ का जिस तरह से बकाया चल रहा है पूंजीपतियों के लिए, आज आप और हम सब जान रहे हैं सभी भाई। इसीलिए कांग्रेस कमेटी ने फैसला लेने का काम किया है कि मोदी सरकार केवल अपने सेहतों के लिए फायदा देने की बात कर रही है, आम आदमियों के लिए ये जो है कोई सोच विचार नहीं रख रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज हमारे पूरे जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। LIC और SBI जिस तरह करोड़ों रुपये का जो पूंजीपतियों को फायदा दे रहे हैं, जो आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, आम जनता का पैसा वो उनको दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी तरफ पूरी व्यक्ति है और ये मोदी सरकार है ये पूंजीपति उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह विरोध करेगी, चाहे जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर भी जाना पड़ जाएगी। और ऐसे जब जिस तरह जो पैसा है, जिस संस्थाओं के अंदर पैसा पड़ा और ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति उद्योग को फायदा पहुँचाना चाहती, कांग्रेस पार्टी आम गरीब मजदूर का पैसा है उनके बारे में ना सोच कर ये इन पूंजीपतियों को पैसा दे रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इसका विरोध करती है। हमारे देश के निर्माताओं ने जब देश आज़ाद हुआ तो सार्वजनिक उपक्रम इसलिए बनाए थे कि ये जनता का पैसा इसमें लगे और इसका मुनाफा हो वापस जनता में वितरित हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये पूंजीपरस्त सरकार जिस तरीके से कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित किए गए LIC, सार्वजनिक बैंक, इनका निवेश अपने चहेते उद्योगपतियों को देकर और देश की जनता की गाड़ी कमाई को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली हुई है। आपको मालूम ही होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और पहली बार संसद के दरवाजे पे मत्था टेक कर अंदर गए तो उन्होंने एक नारा दिया था कि सत्यमेव जयते के साथ श्रमेव जयते की बात होगी। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, वही मोदी जी चंद दिनों के बाद जब ऑस्ट्रेलिया जाते अपने मित्र को उसी वायुयान में लेकर, केवल 2 आदमी उस वायुयान में होते, एक तो गौतम अडानी और दूसरा SBI बैंक का चेयरमैन, और दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइंस को
MOU होता है और हाथों हाथ करोड़ों रुपए का लोन दे दिया जाता है। यही वो अडानी साहब जिनको 7 साल पहले कोई जानता नहीं था गुजरात में, वो गुजरात का नंबर 1 एक नहीं, वो पूरे देश का नंबर 1 एक बन गया और दुनिया का दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ये सारे भारत की जनता का पैसा पिछले दरवाजे से उस तक पहुंचाया गया। वन विभाग में राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को चैतक स्थित CCF कार्यालय के बाहर धरना दिया। 300 से ज्यादा कर्मचारी धरने पर बैठे। यहां पर कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष भगवती लाल मीणा ने बताया कि संघ के प्रदेश नेतृत्व के निर्णय और आदेश की पालना में जिले के समस्त वर्ग इंचार्ज, अधीनस्थ वन कर्मी, वाहन चालकों आदि ने डिवीजन कार्यालय पर कार्य का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया है। वन कर्मियों को पुलिस पटवारियों के समक्ष वेतन दिलाने, कार्य भर्ती कर्मचारियों को वन रक्षक के पद पर समायोजित करने, मेस भत्ता राशि 2200 रूपए दिलवाने, नकद वर्दी भत्ता 7000 रूपए वार्षिक दिलवाने, वाहन चालकों को पदोन्नत और वर्दी दिलवाने, साइकिल भत्ते के स्थान पर पेट्रोल भत्ता 2000 रूपए प्रति माह संसाधन उपलब्ध करवाने, हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिलवाए जाने सहित अन्य मांगे हैं। जो पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। और हमारी संयुक्त वन संघर्ष समिति राजस्थान उदयपुर जो है वो आज 15 सूत्री जो मांगे पूर्ति करनी है हमारी, वो 6 जनवरी 2023 को आज धरना प्रदर्शन कर कार्य का बहिष्कार कर तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहेगा जब तक हमारी मांगे पूर्ति नहीं की जाएगी। और काफ़ी टाइम से हमारी संघर्ष समिति ये सब कर रही है, लेकिन बहुत हार और थकने के बाद हम लोगों ने आज यहाँ पर सबके सामने धरना प्रदर्शन किया और कार्य का बहिष्कार किया। और हम चाहते हैं कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो तब तक हम लोग ये बहिष्कार कर कार्य का और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम सब एक साथ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। संभागीय अध्यक्ष, ये हमने अनिश्चितकालीन धरने पे जो हम लोग बैठे हैं, ये जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये बैठे रहेंगे और सारे कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई रेस्क्यू से रिलेटेड, कोई डेवलपमेंट, कोई विधानसभा, किसी प्रकार की सूचना हमारे फील्ड से इनको नहीं मिलेगी। अगर कोई रेस्क्यू होता है तो उसमें भी हमारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं रहेगा। और ये जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर विंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111।
घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर से सटे देबारी चरणों की सराय गांव के प्रमुख मार्ग पर रेलवे फाटक बंद करने की प्रक्रिया के विरोध में सोमवार को कई ग्रामीण आंदोलन पर उतर गए। ग्रामीणों ने कहा कि इस रेलवे फाटक को बंद नहीं किया जाए, यहां कई गांवों को नेशनल हाईवे से जोड़ने का एकमात्र मार्ग है। अगर इसे बंद किया तो रेलवे प्रशासन को सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों आक्रोशित ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ेगा। ग्रामीणों ने देबारी उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जरनों की सराय गांव में रेलवे फाटक 72 नंबर को रेलवे प्रशासन द्वारा बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसकी जानकारी जैसे ही इस फाटक से आवागमन करने वाले ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने इसको लेकर सोमवार को आंदोलन छेड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस संपार फाटक से देबारी जरनों की सराय डुंगरी, फला खोखरा, कलाधुनी माता, महावीर रेजिडेंसी, श्री राम कॉलोनी समेत नव विकसित कॉलोनियां और पुरानी आबादी के ग्रामीणों का आवागमन होता है। इसके अलावा राजकीय विद्यालय, आंगनवाड़ी भी फाटक से उस पार होने से जिन कॉम्प्लेक्स, श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। ऐसे में इस फाटक को बंद करने से आवागमन का रास्ता बंद हो जाएगा और स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। लिहाजा सोमवार को ग्रामीणों ने संपार फाटक पर एकत्रित होकर नारेबाजी की और बाद में कलेक्टर ताराचंद मीना से मिलकर इस मामले से अवगत करवाते हुए मांग की कि इस संपार फाटक को बंद नहीं किया जाए। प्रशासन यहां पर आरओ भी बनाए ताकि व्यापारी ग्रेड सेपरेट चौराहे से काया तक निकाले गए बाईपास के नीचे आरओ भी होने से आवागमन सुगम हो सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इस मांग को नहीं माना गया तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान देबारी उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा और जिंग पंचायत के वार्ड पंच रामलाल गायरी, स्थानीय प्रतिनिधि रामलाल गायरी, गोपाल वैष्णव, खेमराज गायरी, निर्मल वैष्णव, भंवरलाल, भेरू सिंह,
राहुल, लोकेश वैष्णव समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, देवारी जिंक कॉम्प्लेक्स झरनों की सराय के अंदर जो 72 नंबर की फाटक है रेलवे की, इसको हमें सुनने में आया है प्रशासन की ओर से इसको बंद किया जा रहा है। जबकि ग्रेड सेपरेटर सर्कल बनने के बाद में देवारी काया बाईपास बना और उसके तलहटी में गायरों का मोहल्ला है, झरनों की सराय है, जिंक कॉम्प्लेक्स है, धूड़ी माता, डुंगरी फला, देवारी के कई मोहल्ले आते हैं, जिंक कॉम्प्लेक्स आता है। हमारी स्कूल आंगनबाड़ी इस साइड है, बच्चे उस साइड कॉलोनी से आते हैं और नव विकसित तकरीबन 70 बीघा जमीन पर नई कॉलोनियां बनी और मकान बन चुके वहाँ पे। उनके आने जाने का यह एक मात्र मार्ग था और इसको ही अगर प्रशासन इस फाटक को बंद कर देगा तो आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये हाईवे देवारी से काया बाईपास बना है तो हाईवे ये दूसरे लोगों के लिए तो सुविधा दे रहा है, लेकिन स्थानीय जिनकी लोगों की जमीनें गई है, जिनकी जमीनें आवाप्त हुई है यहाँ पे, उनके लिए अगर आवागमन का आप रास्ता नहीं दोगे तो पब्लिक जाएगी कहाँ से। इसलिए पुरजोर तरीके से विरोध है हमारा कि इस फाटक को चालू रखा जाए और यहाँ पर आरओ भी लगाया जाए। जो प्रशासन करे वो 3 दिन के भीतर करे, नहीं तो उदयपुर चित्तौड़ राजमार्ग जनता का इतना आक्रोश है कि हम चक्का जाम करेंगे। हम किसी भी सूरत में इस फाटक को बंद नहीं होने देंगे। उदयपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र हिरणमंगरी थाना इलाके के बीएसएनएल रोड पर 4 माह पूर्व किराए पर दी गई दुकान का किराया लेने गए बुजुर्ग और उनके बेटे से मारपीट की गई। इससे दुकान मालिक बुजुर्ग जमलालाल सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पुत्र कमल सोनी को हल्की चोटें आई हैं। कमल सोनी ने बताया कि दीपक राठौड़ और हिम्मत प्रजापत को 4 माह पूर्व दुकान किराए पर दी। इतने समय से वो किराया नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर आज सुबह उनके पिता ने किराएदारों से बात की। इस पर दोनों किराएदारों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। वहीं बीच बचाव करने आए कमल सोनी को भी हल्की चोट आई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। यहां उनका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विगत 4 महीने पहले की बात है। दीपक सिंह राठौड़ और हिम्मत प्रजापत को मैंने दुकान किराए पे दी थी। 4 महीने से किराया नहीं दे रहा था। आज दो कल दो, आज दो कल। मैंने कहा भैया तू किराया नहीं दे सकता है तो दुकान खाली कर दे तो मुझे दे दे और तेरा जो एडवांस राशि है वो ले ले मुझसे। इस बात का चल रहा था, टालम टुलम कर रहा था। सुबह मेरे फादर भी तैयार होके नहा धो के मेरे फादर और भैया दुकान के लिए निकल रहे थे तो उनको आवाज़ देकर बुलाया कि इधर आओ। हो गए क्या, बोलो क्या, तो कोई किराया नहीं है, तुम्हारी मर्जी है जो कर लेना, नहीं खाली करूँगा। इसी तरीके से वो बेस करने लगा। तो मैं भैया ने कहा अगर नहीं करेंगे हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो इस दौरान वो क्या है, सब हमसला हो गया, मेरे भाई के ऊपर हमला कर दिया। कोई पानी भरने का कोई लोटा था उसके सिर में दे मारा, उसको ऊपर से 4 फीट नीचे गिरा दिया। मेरा भाई भी किचन में पड़ गया। मेरे पिताजी का हाथ पकड़ के झंझेर दिया, जाओ यहाँ से, कोई दुकान नहीं है। इसी प्रकार से घटना की। हो हल्ला सुन के मैं भी थोड़ा आया तो भी वो मान रही है। मेरे पिताजी क्या, देखो मेरे को ज़बरदस्ती है तो ये है तो दुकान से उतार के धक्का दे रहा है और ये तेरे भाई को भी ये 2-4 जने सब जने मारते पड़ गए। इसके बारे में और तू पुलिस वाले को फ़ोन कर। मैं पुलिस वाले को फ़ोन करने लगा। जितने मैं फ़ोन निकाल रखा, मैं फ़ोन करने ही वाला था, जितने मेरे वो पिताजी को वो ज़्यादा यूँ हिलाने से धक्का मुक्की में उनके भी उसके हाथ से लगी है तो अंदरूनी कुछ चोट आई होगी उसमें। तो वो अचानक गिर गए वहीं पे और हम तुरंत वहाँ पे ले गए हॉस्पिटल। वहाँ पे डॉक्टर ने तुरंत ही उनको मृत घोषित कर दिया। मेरे पिताजी का वहीं सबूत रह पाई, उसी मेरी दुकान के बाहर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था उस समय। अपने भक्तों को आशीष देने मंदिर से बाहर आए शेषावतार देव कल्लाजी राठौड़ नगर भ्रमण पर निकले तो ऐसे की 7 कारवां चला हजारों भक्तों और वाहनों का। जहां जहां पड़ी कल्याण की छाव उस और बड़े भक्तों के पांव। भक्त भी ऐसे कि अपने स्वामी की अगवानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्री काली कल्याण शक्तिपीठ प्रन्यास मादड़ी में विशेष पूजा एवं हवन किया गया। तत्पश्चात महाआरती महाहंत कुलदीप सिंह चौहान और महाहंत चंद्रदीप सिंह चौहान के द्वारा हुई। सेवादारों के हाथों में झूलते हुए प्रभु रथ में विराजमान हुए। कल्याण को रथ में विराजित किया और फिर शुरू हुआ नगर भ्रमण। आगे हाथी घोड़ों के साथ लवाजमा था। 101 महिलाओं ने कलश धारण किए। मार्ग पूरा भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। यहाँ हर वर्ग हर उम्र के श्रद्धालु मौजूद थे। ब्रह्मलीन गुरुदेव महाहंत श्री भीम सिंह जी की झांकी भी साथ थी। उनकी एक ही झलक से ही मन पुलकित हो रहे थे। जो जहां था वही ठहर गया और जयकारे गूंज उठे।
जैसे जैसे प्रभु का रथ आगे बढ़ा, भक्तों के मन में श्रद्धा की हिलोरें बढ़ती गई। शहर के मध्य होते हुए रथ यात्रा दोपहर एकलिंग जी मंदिर पहुंची, जहां मंदिर के पुजारी परिवार द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। उसके पश्चात राजसमंद में भी बाबजी राज का नगर भ्रमण हुआ। फिर देवथड़ी धाम पर भजन संध्या एवं महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जो देर शाम तक चला, जिसमें कल्याण रथ समिति व राजसमंद रथ समिति के कल्याण भक्तों ने जोशो खरोश के साथ शोभा यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाया। उदयपुर संभाग में हथियारों के नए लाइसेंस नहीं मिलने और पुराने हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होने की वजह से हथियार विक्रेता में रोष व्याप्त है। इसी वजह से सभी बंदूक विक्रेताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ऑल गन डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ राजस्थान की उदयपुर शाखा के जिला अध्यक्ष अब्दुल रशीद खान ने बताया कि उदयपुर संभाग के भौगोलिक मानचित्र के अनुसार यह आदिवासी आंचल है और इसके आसपास के 6 जिले उदयपुर सहित चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद में गरीब आदिवासी जनता गाँवों में निवास करती है, जिनकी दिनचर्या और आजीविका सिर्फ पशुपालन खेती ही है। इसके अलावा कोई रोजगार इन आदिवासियों के पास नहीं है और सभी बीपीएल धारक हैं। मेहनत करके ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और सदियों से इनका रहन सहन गरीबी रेखा से निचले स्तर पर है। फसल रक्षारत इनके पास आजादी से पूर्व बारूदी बंदूक है, जो कि वर्तमान समय में चलन के बाहर मानी जाती है, परंतु इस बारूदी बंदूक से ये किसान लोग अपनी फसल की सुरक्षा और जंगली जानवरों से भालू, तेंदुआ, सुअर, जरख जैसे आदमखोर जानवरों से खेतों में हवाई फायर करके अपने जान माल की हिफाजत करना ही उद्देश्य रहा है। परंतु 2006 में फर्जी हथियार लाइसेंस कांड की वजह से 2016 के आर्म्स रूल में संशोधन होने से इस प्रकार की बंदूकों के नवीन अनुज्ञा पत्र व नवीनीकरण और उत्तराधिकारी नीति अनुसार टोपीदार बंदूकों का हस्तांतरण समय पर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन द्वारा किसान आदिवासियों पर कार्यवाही कर जिले के लाइसेंस धारकों पर आर्म्स एक्ट की धारा अनुसार मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा चुका है। इसकी मूल वजह शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण शुल्क ₹60, 3 वर्ष की जगह ₹2500, 5 वर्ष का होना व पेनल्टी ₹2000 जो पहले नहीं था। एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करवाने में तकरीबन ₹5000 खर्च हो जाते हैं, जो गरीब बीपीएल धारकों के लिए बहुत ही ज्यादा होकर न्याय संगत नहीं है। जबकि 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भेरू सिंह शेखावत द्वारा एक अध्यादेश गृह विभाग द्वारा समस्त राजस्थान के जिला कलेक्टर के माध्यम से आदिवासी आंचल में टोपीदारी बंदूक के नवीनीकरण, हस्तांतर व नए अनुज्ञा पत्र कैंप लगाकर बनाने हेतु और आदिवासियों के ऊपर जितने भी आर्म्स एक्ट के मुकदमों को तुरंत निस्तारण नीति के तहत मामले निष्पादित करने के आदेश प्रदान किए गए थे। उदयपुर के जितने भी उपखंड कार्यालय हैं, उन अधिकारियों को निर्देशित करें कि नवीनी अनुज्ञा पत्र जारी करने, उत्तराधिकारी नीति के तहत शस्त्रों का हस्तांतर करने व नवीनीकरण सरलीकरण नीति अपनाई जाए। मुद्दा हमारा ये है कि ये जो बारूदी बंदूकें हैं उसका निर्माण होता है हमारे यहाँ उदयपुर राजस्थान में, भारत में कहीं और नहीं होता है। और पिछले 2006 से लाइसेंसों में गड़बड़ियाँ हुई, उसकी वजह से निर्माण बंद है और हमारी लेबर जो है पाई के लिए तरस रही है। बहुत से लोग बेचारे अपने जीवन चलाने के लिए वेल्डिंग करना और ये छोटे मोटे कार करके टेम्पो चला के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हमारी फैक्ट्री बंद होने से हम लोग बहुत परेशान हैं। लाइसेंस ये इशू नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कहीं रोक नहीं लगी है लीगली, लेकिन कलेक्टरों और दूसरे एसडीओ महोदय की मन मर्जी समझो, कुछ भी समझो, पर उन्होंने लाइसेंस देना, रिन्यूअल करना और पेरेंटल ट्रांसफर करना सब बंद कर रखा है। हम लोग बहुत परेशान है। कलेक्टर महोदय से आज हम मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप दोबारा आइए और विस्तृत में हमें और कुछ जानकारियाँ दीजिए, तो वो इस पे संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली की तर्ज पर उदयपुर में कार से युवक को घसीटने का मामला आया सामने। कार सवार 5 युवकों ने 200 मीटर तक युवक को घसीटने से युवक की हुई मौत। उठने लगे कई सवाल। बिजली नहीं तो सहेलियों की बाड़ी में नहीं चलते हैं फव्वारे। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है पर्यटकों को। आखिरकार पीडब्ल्यूडी के पास बजट होने के बाद भी वहां पर क्यों नहीं लगाया जाता जनरेटर। अडानी मामले में कांग्रेसियों ने किया एलआईसी के बाहर प्रदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर चंद लोगों को पनपाने का लगाया आरोप। तो आप दीजिए इजाजत रुचिता को और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।